हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टीएस ग्रेवाल क्लास 12 कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन नंबर 45 तक हमारे हो गए थे। 46 नंबर का क्वेश्चन हम करेंगे। 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ये जो क्वेश्चंस हैं, यदि आपको ये 4, 5, 6 क्वेश्चन यदि आते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम में आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल दिया है। शेयर कैपिटल कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग। रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, 1 नंबर दिया है, प्रॉफिट है, वर्किंग नोट में जाएगा। नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब डिबेंचर्स, फाइनेंसिंग में जाएंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म डेब्ट जो 12% डिबेंचर है, लिखा है 50,000 और डैश। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में नंबर 1 पर देखो बेटा, वहां लिखा है 12% डिबेंचर वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 23। मतलब 50,000 के डिबेंचर्स 31 मार्च 2023 को रिडीम्ड हो गए, मतलब उनका पेमेंट हो गया है। ऊपर तो वैल्यू 4.5 से 4.5 दिए, पर अलग से दिया है कि 50,000 के डिबेंचर रिडेम्पशन हुए हैं। अगर इशू होता है तो हमारे पास पैसा आता है, और यदि रिडेम्पशन होता है तो हमारे पास से पैसा जाता है। और समझाऊंगी अभी कैलकुलेशन करके। नेक्स्ट, करंट लाइबिलिटी 2 दी है, एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग, एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में तो डिबेंचर्स दिया था और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग में जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन टैक्स होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर प्लस लास्ट ईयर माइनस। और फिर उसके बाद एसेट्स में फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स में आपके पास गुडविल है। करंट इन्वेस्टमेंट कैश होता है, इन्वेंट्री करंट एसेट्स, इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और 2 एडजस्टमेंट दिए हैं, जिसमें से पहला एडजस्टमेंट एक तो 12% के डिबेंचर्स जिनका रिडेम्पशन हुआ है, और एक दिया है 70,000 वॉज पेड। अब देखिए, अब अभी तो मैंने क्वेश्चन आपको पढ़कर सुनाया, तो आप भी जब आपको एग्जाम में टाइम मिलता है या जब भी आपकी एग्जाम्स होती हैं, तो आप स्टार्टिंग में एक बार क्वेश्चन को पहले पूरा कैश फ्लो का देखें कि क्या क्या आपके पास है। अब सबसे पहले अकाउंट, क्या फिक्स एसेट्स अकाउंट बनेंगे? नहीं, क्योंकि फिक्स एसेट्स क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई हमें जानकारी नहीं है। तो कौन सा अकाउंट बनेगा? प्रोविजन फॉर टैक्स। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स पेड दिया है। अगर टैक्स पेड दिया होता है तो टैक्स मेड निकलता है। तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर और लास्ट ईयर का देखिए। तो करंट ईयर का 23 का, तो ये लाइबिलिटी होती है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं। इधर कौन सा बैलेंस लिखते हैं बेटा? ओपनिंग। और इधर कौन सा लिखते हैं? क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। नोट्स टू अकाउंट में 4th नंबर पे देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स 22 में था 90,000, और 23 में हो गया ये क्लोजिंग बैलेंस 70,000। ये 2 लिखने के बाद इधर आता है टैक्स पेड। इधर क्या आता है? टैक्स पेड। और इधर आता है बाय प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया है, आप लिखना तो ये आपको है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिख सकते हैं आप, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, या फिर बाय टैक्स मेड लिख सकते हैं। ये दिया हो पेड तो मेड निकलेगा, मेड दिया हो तो पेड निकलेगा। मेड करंट ईयर का टैक्स मेड जो हमारा वर्किंग नोट में प्लस होता है, और जो टैक्स पेड होता है ना बेटा, वो यहां पर आकर माइनस होता है। पेड माइनस मेड प्लस। तो यहां पे कौन सा दिया है? पेड। ये तो डेफिनेटली एग्जाम में आता ही आता है, पेड और मेड वाला। तो 70,000 आपका पेड दिया है, ये हो गया 140, 140 में से 90 माइनस हुए, तो ये आया आपका 50। आपका अकाउंट बनकर कंप्लीट हो गया। ये टैक्स पेड माइनस होगा और ये टैक्स
मेड जो है वो प्लस होगा। ये टैक्स मेड कहाँ प्लस होगा? वर्किंग नोट में। याद है वर्किंग नोट में क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कितना? डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कैसे निकालना सिखाया मैंने? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस, ये भी अच्छी चीज है। क्लोजिंग बैलेंस में दिया है 2 लाख माइनस ओपनिंग बैलेंस में ब्रैकेट करके 50,000 दिया है, मतलब लॉस है, तो माइनस 50,000। ये ब्रैकेट दिया है ना बेटा, इसका मतलब लॉस है, मतलब लास्ट ईयर हमको लॉस हुआ था और अभी हमें 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो मैं इसमें से इसको यदि माइनस करती हूँ तो ये माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस। तो 2 लाख और प्लस, तो ये कितना आएगा? 2,50,000। बात समझ में आई? ये लॉस है। जब भी आपको ब्रैकेट करके दे तो वहां माइनस साइन लगा लीजिएगा, तो वो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 2 लाख माइनस माइनस लॉस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो 250। अब इसमें हम क्या जोड़ते हैं? ऐड सबसे पहले करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स। सबसे पहले क्या जोड़ते हैं बेटा? करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी कि मेड। अगर ये दिया होता सिर्फ तो ये लेते, अभी हमने मेड निकाला है तो ये वाला 50,000 प्लस होगा। फिर इसके बाद याद करो और क्या होता है? ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड पेड, एक्स्ट्रा लॉसेस। फिर से कैलकुलेशन ऑफ एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में सबसे पहले पी एंड एल का डिफरेंस लेंगे, करंट ईयर प्रोविजन या मेड फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस करेंगे, डिविडेंड, इंट्रीम, प्रपोज्ड यदि पेड दिया है, एडजस्टमेंट में तो प्लस करेंगे, और ट्रांसफर टू रिजर्व हो तो प्लस करेंगे, एक्स्ट्रा लॉसेस हो तो प्लस करेंगे, और एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, लॉटरी इनकम रिसीव्ड हो तो माइनस करेंगे। फिलहाल कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये कितना आया बेटा? 3 लाख। सबसे पहले वर्किंग नोट, फिर ऊपर हम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 या 24। 3 एक्टिविटी होती है। सबसे पहले क्या नाम लिखूंगी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले क्या स्टार्ट करूंगी? एनपी। मैं शॉर्ट में लिखूंगी बेटा, आप लोग पूरा लिखेंगे। एनपी। मैं नहीं चाहती कि वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़े हों ताकि आपको टाइम लगे समझने में। छोटे वीडियोस होंगे तो आप जल्दी सीख पाएंगे, इसलिए मैं शॉर्ट में लिखूंगी, आप डिटेल में लिखिएगा। एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना आया बेटा? 3 लाख। हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं और फाइनल आंसर जो होता है वो बाहर लिखते हैं। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं डिटेल, एंड ये काय का है? नेट अमाउंट का कॉलम। चले अब इसमें क्या जोड़ते हैं हम? ऐड नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है गुडविल राइट ऑफ। क्या आएगा सबसे पहले? गुडविल राइट ऑफ। क्यों? क्योंकि नोट्स नंबर में देखिए 6 नंबर पे पहले गुडविल थी 30,000 की और बाद में गुडविल हो गई 20,000 की। 30 से 20, 10,000 से गुडविल की वैल्यू कम हुई है, जिसे हम बोलेंगे राइट ऑफ। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब इसका समझिए लॉजिक। 4.5 लाख के डिबेंचर्स थे और 4.5 लाख यहां पे भी दिए हैं। कौन से नंबर पर? सेकेंड पॉइंट पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और थर्ड पॉइंट पे बोला है कि 50,000 के रिडेम्पशन हो गए।
मतलब इस 450 में से 50,000 का हमने पेमेंट कर दिया, और वो पेमेंट किया हमने 31 मार्च 23 को। कब किया पेमेंट बेटा? 31 मार्च 23 को। इसका मतलब सबसे पहले ये वाले जो डिबेंचर्स हैं ऊपर जो हैं 4,50,000 और 4,50,000, यहाँ तो पिछले साल 2022 और ये 2023, यहाँ तो पूरे 4.5 लाख पे 12% से आपको डिबेंचर मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। 4.5 लाख इंटू 12% कितना हुआ? 54,000 कस्टमर्स को मिलेगा, कंपनी पे करेगी। 4.5 लाख के जो डिबेंचर्स थे उसका तो 12% इंटरेस्ट पे करेंगी, और जो एक और डिबेंचर्स हैं आपके 50,000 का, आपने उनका पेमेंट कर दिया एक और। लेकिन ये 22 में आपके पास थे और पेमेंट कब हुआ इनका? 23 में। ध्यान से सुनिएगा, 50,000 के डिबेंचर 22 में थे और 23 में आकर आपने पेमेंट किया है, मतलब पूरा साल कंप्लीट होने के बाद। तो इस पे भी, ये भी ओपनिंग बैलेंस है तो इस पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ 23 लिखा है मतलब आपको 22 पे तो इंटरेस्ट देना ही है, ये क्लोजिंग है तो ओपनिंग पे लगेगा। ठीक है, तो 50,000 के जो डिबेंचर्स है उन पे भी इंटरेस्ट देना होगा 12% से। 12 पंजे 60, 6,000, तो टोटल इंटरेस्ट डिबेंचर्स का कितना हुआ? 60,000। 4.5 लाख के डिबेंचर 4.5 के थे, यहाँ नो इशू, नो रिडेम्पशन। अलग से 50,000 के और थे जिनका 23 में आकर रिडेम्पशन हुआ। 50,000 के डिबेंचर्स थे जिनका पेमेंट 23 में हुआ है, तो 23 में पेमेंट हुआ है मतलब 22 का मुझे इंटरेस्ट देना होगा, तो 22 पे इंटरेस्ट 50,000 का भी मिलेगा और 4.5 का भी मिलेगा, तो टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स कितना होगा? 60,000। कितना होगा बेटा? 60,000। अगर मैं 22 में बैंक में पैसे जमा करती हूँ तो 23 में मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना हुआ बेटा? 60,000। उसको नोट डाउन करना। और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आता है, क्वेश्चन में नहीं है। और क्या आता है यहाँ पे? डेप्रिसिएशन करंट ईयर, डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर। तो बेटा आपके पास 2 डेप है, अगर आपको याद हो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मैंने बताया था, छोटा सा देखिए, ये एक्यूमुलेटेड डेप, इधर लिखते हैं ओपनिंग और इधर लिखते हैं क्लोजिंग। इधर कौन सा डेप आता है? ओपनिंग, और इधर कौन सा आता है? क्लोजिंग। ये कौन सा बना रहे हैं हम? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या बना रहे हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आप देखिए आपके पास डेप 2 हैं, पिछले साल था 1,01,000 का। ठीक है, कहाँ मिलेगा ये आपको? 5th वाले पॉइंट में, नोट्स टू अकाउंट में, मशीनरी के जस्ट नीचे लिखा है लेस एक्यूमुलेटेड डेप, और यहाँ हो गया है 2 लाख का। वो जो ब्रैकेट होता है वो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट वैल्यू दी है, इसलिए वो लिखा है। पिछले साल डेप कितने का था? 1,01,000। अभी कितने का हुआ? 2 लाख। तो करंट ईयर का डेप कितना आया? इसमें से इसको क्या कर दूं? माइनस, तो 99,000। ये मैंने आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में बता दिया। अगर फिक्स एसेट्स अकाउंट होता, कौन सा अकाउंट? फिक्स एसेट्स, और वहां पे यदि डेप होता तो वो डेप अपन यहाँ लिखते, टू डेप ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। याद आया? और इनको प्लस करके इसको माइनस करते। सॉरी। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम इसको बनाने की जरूरत है। नो नीड। अगर आपको सिर्फ केवल ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है तो डायरेक्ट आप इसमें से इसको माइनस करके ये करंट ईयर का डेप लिख सकते हैं, इसको बनाने की आवश्यकता तब नहीं होगी। तो करंट ईयर का डेप कितना आया? 99,000। ये नॉन कैश प्लस होगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल
चेंजेस। इनकम में कुछ नहीं था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स होती, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता तो मैं नॉन कैश इनकम करके माइनस करती, बट क्वेश्चन में नहीं है तो मैं डायरेक्ट इनको प्लस करके जो आएगा वो क्या बोलूंगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर क्या सिखाया मैंने आपको, दो चीजें प्लस होती है और दो चीजें माइनस। कौन सी दो चीजें प्लस होती है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये दो प्लस होती हैं। जस्ट इसके दो नीचे लिखेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और इसका अपोजिट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, दो प्लस और दो माइनस। क्वेश्चन में देखो आपके पास करंट लायबिलिटी में सिर्फ दो ही दे रखे हैं, एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग और एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक ओवरड्राफ्ट है और डिबेंचर, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, जो हम मेड प्लस करेंगे और पेड माइनस, मतलब करंट लायबिलिटी हमारे पास नहीं है। फिर हम जाएंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट है, वो होता है कैश, इन्वेंट्री और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो सिर्फ एक ही चीज़ है हमारे पास बेटा, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हम देखते हैं 7 नंबर पे दिया भी है, स्टॉक इन ट्रेड पहले था 45 का और बाद में हो गया है 1,07,000। 1,07,000 में से यदि मैं 45,000 माइनस करती हूँ तो आपका स्टॉक 62,000 से इंक्रीज हुआ, असेट्स 62,000 से इंक्रीज हुई है, असेट्स स्टॉक इंक्रीज हुआ है 62,000 से। बस ये एक ही चीज़ है आपके पास, ना आपके पास डिक्रीज इन एसेट्स है ना इंक्रीज इन लायबिलिटी है, क्योंकि इंक्रीज इन लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग करके दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हुआ है, तो वो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि उसका यूज़ हम कर चुके हैं। और एसेट्स में सिर्फ हमारे पास स्टॉक है, तो अब स्टॉक 62,000 से इंक्रीज हुआ है। अगर एसेट्स इंक्रीज होती तो हमें क्या करना होता है, माइनस। तो 62,000 क्या होंगे बेटा, माइनस। पहले मैं इसको प्लस कर लेती हूँ, 70,000 प्लस 99,000, तो यह आया आपका 4,69,000, जिसमें से हम 62,000 माइनस करेंगे तो हमारा आया 4,07,000। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कैश जनरेटेड। क्या बोलते हैं इसे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें लास्ट लेस टैक्स पेड माइनस होगा, याद है ना, मेड प्लस टैक्स पेड माइनस कितने, 70,000। 70,000 से टैक्स पेड माइनस होगा तो आया 3,37,000। इसको बाहर नेट अमाउंट में लिख देंगे, 3,37,000। ये आपका आंसर आ गया है। कौन सी एक्टिविटी का, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए। ऑपरेटिंग में ही समय लगता है, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में आपको समय नहीं लगेगा। क्या क्या किया, टैक्स अकाउंट बनाया, एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकाला, फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस और नॉन कैश इनकम हो तो माइनस, फिर इंक्रीज डिक्रीज और फिर टैक्स पेड। जब आप बार बार करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस 101% होगी। ठीक है, नए स्टूडेंट्स पहले डायरेक्ट ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन ना करें, वो लोग पहले बेसिक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, उनके कंसेप्ट डालें, पहले वो सीखें फिर सवाल पे। ठीक है, अब हम कौन सी एक्टिविटी करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये बी है हमारा। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, हमारे पास असेट्स में दिया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 5th नंबर पे,
12,03,000 और 8,21,000। ग्रॉस वैल्यू चाहिए बेटा, डेप्रिसिएशन के बाद वाली वैल्यू नहीं, ग्रॉस वैल्यू। डेप के बाद वाली होती है नेट वैल्यू, डेप्रिसिएशन के बाद वाली वैल्यू नहीं लेना है, ओरिजिनल ग्रॉस वैल्यू लेना है, जो आपकी थी 12,03,000 माइनस 8,21,000। 3,82,000 से आपने मशीनरी को परचेस किया। जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो आप क्या बोलते हैं उसको? परचेस ऑफ मशीनरी। नोट्स नंबर पे देखेंगे, नोट्स टू अकाउंट में 5th नंबर पे मशीनरी दिया है। कितने रुपए से हमने खरीदी? 3,82,000। खरीदी कैसे पता चला मैम? जब वैल्यू इंक्रीज होगी तब हम परचेस मानते हैं, और जब वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम सेल मानते हैं। फिर इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल है, वो लिख चुके हम। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले 75 का था और फिर कितने का हुआ? 1 लाख। पहले कितने का था? 75, फिर कितने का हुआ? 1 लाख। मतलब हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी खरीदे हैं। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने से खरीदे हैं? 25,000। हो गया एसेट्स। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है? फिक्स एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। या तो खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तो दोनों हमने खरीदे। तो हमारे पास इसमें 4,07,000 रुपये। माइनस में आंसर आया, बाहर लिखेंगे। यहाँ पे कैश इनफ्लो नहीं हुआ, बल्कि बेटा क्या हुआ? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये बी हुआ। एक प्लस में आंसर आया है और एक माइनस में। अब कौन सी एक्टिविटी आएगी बेटा? फाइनेंसिंग। ये एक्यूमुलेटेड डेब्ट वाला मैं रब कर देती हूँ, कैलकुलेशन आप उतारना। लास्ट कौन सी बची हमारी? फाइनेंसिंग। ठीक है, आप इसके नीचे ही बनाएंगे। सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। कितनी एक्टिविटीज होती हैं? 3। ऑपरेटिंग हो गई, इन्वेस्टिंग हो गई, अब कौन सी कर रहे हैं हम? फाइनेंसिंग। क्या आता है सबसे पहले बताओ? शेयर, डिबेंचर, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो शेयर से स्टार्ट करते हैं। शेयर्स आपके पहले 4 लाख के थे और फिर कितने के हुए? 5। 1 लाख से आपने शेयर इशू किया। इशू ऑफ शेयर्स, 1 लाख रुपए आपके पास आए। डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 50,000 का रिडेम्पशन हुआ था। 50,000 के थे और बाद में डैश, मतलब 50,000 का पेमेंट। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, 50,000 गए। इंटरेस्ट भी दिया हमने, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। कितना इंटरेस्ट पे किया हमने? 60,000। ये भी माइनस। डिबेंचर होंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट। यदि परसेंटेज रेट दिया है तो इंटरेस्ट 100% आएगा, चाहे नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हो या ना दिया हो। लास्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, पहले 50,000 का था और फिर कितने का हुआ? 1,50,000, मतलब 1 लाख से इंक्रीज हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हुआ है, मतलब हमने लोन रेज किया है। बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज होगा तो हमारे पास पैसे आएंगे, और बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज होगा तो पैसे जाएंगे। लोन बढ़ेगा मतलब हमने लोन लिया है, पैसा आया, तो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। पूरा लिखिएगा। कितना? पहले कितने का था बैंक ओवरड्राफ्ट? 50 और फिर 1.5 लाख। 1 लाख रुपए से हमारे पास पैसे आए हैं। तो 1 लाख और 1 लाख, 2 लाख रुपए हमारे पास आए और 1,10 उसमें से हमारे पास से गए।
तो हमारा आंसर आ रहा है 90,000 प्लस में। बिल्कुल सही, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। कैश इनफ्लो हुआ है, क्या हुआ बेटा? इनफ्लो। कौन सी एक्टिविटी? फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये नाम हम क्या देंगे? सी। क्या मैम हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नो। अब हमें चेक करना है कि हमने जो आंसर निकाला है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये सही है या गलत। तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक्टिविटीज के आंसर्स को प्लस कीजिएगा। 3,37,000 प्लस ये माइनस में है 4,07,000 प्लस 90,000। तो पहले दोनों ये प्लस करके उसमें से 4,07,000 क्या करूंगी मैं? माइनस। पहले 3,37,000 प्लस 90,000, उसमें से 4,07,000 माइनस करूंगी तो आया 20,000 प्लस का आंसर। प्लस का आया है तो आप लिखना बेटा नेट कैश इंक्रीज। क्या लिखोगे? नेट कैश इंक्रीज। तीनों एक्टिविटीज के आंसर को प्लस करके फाइनल आंसर लिखिएगा। यदि प्लस में आया तो नेट कैश इंक्रीज, माइनस में आया तो नेट कैश डिक्रीज। अब इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और करंट इन्वेस्टमेंट दोनों जुड़ेंगे, क्योंकि कैश भी है और करंट इन्वेस्टमेंट को भी कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस बताओ जल्दी से। कैश का ओपनिंग बैलेंस है 60 और करंट इन्वेस्टमेंट का भी है 60। तो 60 और 60 दोनों प्लस हुए तो 120। तो फाइनली आंसर आया हमारा 1,40,000। मैम कैसे पता चला कि हमारा सवाल सही है? अभी बताते हैं। क्लोजिंग कैश और करंट इन्वेस्टमेंट देखिए। क्लोजिंग कैश है 90 और क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट है 50। 90 प्लस 50, क्लोजिंग कैश कितना है? 90। क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट कितना है? 50। अगर मैं 90,000 और 50,000 को जोड़ती हूँ तो होता है 140 और बाहर आ रहा है 140। मतलब मेरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। आया आप लोगों को? पूरा क्वेश्चन 1 से 2 बार देखिएगा और फिर खुद कीजिएगा। अभी आपके पास एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है, तो खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और पार्टनरशिप भी कोशिश है कि पार्टनरशिप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से करवाए जाएं, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो ज़रूर करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोस बनाऊं। ठीक है, बाय।